कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है धातु एवं अधातु। और इस वीडियो में इस चैप्टर को मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के साथ फिनिश कर दिया है। तो आइए प्यारे बच्चों हम एक एक टॉपिक लेते हैं और कंसेप्ट के साथ हम क्या करते हैं, समझने का पूरा प्रयास करते हैं। और प्यारे बच्चों इसका नोट्स भी तैयार हो चुका है, आपको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और जिस बच्चे को पता नहीं है कि इसका पीडीएफ हम कैसे लें, उसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अंत में हम क्या करेंगे बता देंगे उसको। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम कंसेप्ट के साथ प्यारे बच्चों क्लियर करते हैं। बहुत मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए यहां पे सबसे पहले जैसे कि हमने लिख दिया है चैप्टर का नाम धातु एवं धातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम सबसे पहले समझेंगे क्या, समझेंगे धातु, आखिर धातु किसे कहते हैं, उसके बाद अधातु को हम समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखा मैंने धातु। धातु क्या है प्यारे बच्चों कि वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब बता दीजिए कि कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ये सुचालक का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों। आगे वाले पेज पे हम बताएंगे उसके बारे में, इसी की जानकारी हम लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ा नहीं है। तो धातु में जैसे कि मैंने ले लिया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी, ये सारे के सारे क्या है, धातु है। और इन सभी में ऊपर के जो भी क्वालिटी दिए गए यानी गुण दिए गए, सारे के सारे गुण पाए जाते हैं इन तीनों धातु में। और भी धातु हैं, ईटीसी मैंने लिख दिया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अधातु के। अधातु क्या है कि वे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक ना हो, मतलब ये धातु का बिल्कुल क्या है, विपरीत है, मतलब ये उल्टा है ना। तो ये ना हो, इन सारे गुण इसमें ना हो, लेकिन धातु में हो, लेकिन इसमें नहीं होता ये गुण। ठीक है, एवं ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हो, उसे हम धातु कहते हैं। सुचालक कुचालक आप समझ लो, सुचालक उसे हम कहते हैं जिसमें बिजली बह सके, और कुचालक उसे कहते हैं जिसमें बिजली ना बह सके। ठीक है, जैसे कि कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, तो ये अधातु है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आइए हम एक एक चीज को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब आपके मन में आएगा सर कभी आप भौतिक गुणधर्म पढ़ा देते हैं तो कभी आप रासायनिक गुणधर्म पढ़ा देते हैं, तो ये भौतिक गुणधर्म क्या है, इसको तो जरा हमको समझा दीजिए। तो प्यारे बच्चों याद रखना, भौतिक गुणधर्म उसे कहते हैं अगर कोई आपने धातु ले लिया या कुछ भी ले लिया, अगर आप उसे कुछ करते हैं लेकिन बाद में वही रिजल्ट आता है। जैसे कि लोहा ले लिया, लोहा को पीट पीट करके हमने चादर बना दिया, आखिर वो क्या है, चादर है, लेकिन है तो क्या हमारे पास लोहा ही तो है। इसलिए मतलब भौतिक गुणधर्म में क्या होता है कि उसकी क्वालिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती, यानी कोई एक चीज से दूसरे चीज में नहीं बदलता है। जैसे मान लो आपने चावल बनाया, चावल डाला, भात बन गया, तो उसकी क्वालिटी अलग हो जाती है। लेकिन इसमें अगर लोहा को पीट पीट करके चादर बनाओगे तो आगे जो बना वो आखिर लोहा ही तो है। जैसे कि कलम है, कलम को हमने क्या बाबू तोड़ दिया, तोड़ने के बाद दो आधा कर दिया, तो आखिर ये तो कलम ही है ना, दूसरा चीज नहीं ना बना। तो ये होता है प्यारे बच्चों भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों। जैसे कि कागज का एक पेपर ले लिया, उसे हमने टुकड़ा कर दिया, दो आधा कर दिया, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो ये दो टुकड़ा तो हुआ, लेकिन है आखिर कागज। इसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुणधर्म। आपने समझ लिया। रासायनिक में क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से हम मिलाते हैं तो कोई अन्य पदार्थ मिल जाता है, यानी अलग गुणधर्म वाले मिल जाता है, तो वो हो जाता है रासायनिक में। तो भौतिक परिवर्तन आपने समझ लिया। जैसे कि आइए इसके गुणधर्म के बारे में जानते हैं। जब से पहले कि ये चमक है बाबू, तो जितने भी धातु होते हैं उसमें चमक होती है। यहां पे मैंने लिखा कि जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह चमकदार होती है। जो भी धातु होती है उनकी सतह क्या होती है प्यारे बच्चों, चमकदार होती है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिया सोना, चांदी, लोहा, ईटीसी आप कह सकते हो। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे धातु जो होते हैं ना चमकदार होते हैं, यानी धातु की सतह चमकदार होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों आपने समझ लिया है ना। अब यहां पे देखो कठोरता के बारे में समझते हैं। कठोरता यानी धातु कठोर होते हैं। धातु जो होते हैं काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, वो कठोर होते हैं। आपने समझ लिया, जैसे लोहा काफी ज्यादा कठोर होता है कि नहीं। वही हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है प्यारे बच्चों, धातु तत्व जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनके पास जो होता है ना इलेक्ट्रॉन चार्ज यानी धन आयन होते हैं। ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये दाता प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने का प्रवृत्ति अधातु में होता है। ये जो होते हैं प्यारे बच्चों धातु तत्व, वो इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के। जैसे कि आप मान लो सोडियम, सोडियम क्या है प्यारे बच्चों, तो धातु है।
सोडियम क्या है प्यारे बच्चों, धातु है। इसका यानी परमाणु संख्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 11 होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 2,8,1 आएंगे, ठीक है। और आपको पता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है, जो भी धातु होते हैं, अपने क्या है कि 12वें कक्ष में या अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने चाहते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने चाहते हैं। तो भैया यहाँ अंतिम कक्ष में क्या है इनके, यानी अंतिम में जो देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी कहेगा कि हम 7 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, इतनी इसकी क्षमता नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक को त्याग दे देगा। एक को त्यागना, इसका मतलब ये हुआ कि ये धनवान है ना। त्यागना यानी त्यागेगा कौन, जो धनवान है वही ना त्यागे। ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम त्याग देते हैं, चलो, यानी ये धनवान है तभी तो त्याग रहा है। तो इसके ऊपर क्या होता है, प्लस का चार्ज हो जाता है, प्लस का चार्ज हो जाता है। जो भी धातु होती है उसमें प्लस का चार्ज होता है, जो भी अधातु उसमें ऋण आयन होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि बाबू जो भी धातु होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं बाबू, इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपने इसको समझ लिया। आगे इसी का हम भौतिक गुणधर्म देखते हैं। देखिए आगे वाले पॉइंट में मैंने लिया कि रूप यानी अवस्था। रूप यानी अवस्था का मतलब ये हुआ कि कौन से धातु लिक्विड फॉर्म में है या ठोस में है या द्रव गैस, जैसे ठोस द्रव गैस होता है ना, है ना, लिक्विड सॉलिड एक्वस, है ना, गैस, इस सब फॉर्म में आपको बताना है। तो जैसे कि रूप अवस्था, तो प्यारे बच्चों धातु कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, यानी जो भी धातु होते हैं कमरे के ताप पर। कमरे के ताप मतलब क्या, जैसे कि हम यहाँ भी वीडियो बनाए, जिस रूम में वीडियो बना रहे हैं या जिस रूम में आप देख रहे हैं, है ना, इस टेम्परेचर पर कोई भी धातु जो होते हैं ना वो कठोर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर होते हैं, यानी ठोस होते हैं, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, यहां पे लग गया लेकिन, इसमें क्या है, एक अपवाद है। एक ऐसा धातु यानी मरकरी, मरकरी क्या है, धातु है, लेकिन ये जो मरकरी है ना, यानी मरकरी जिसे हम पारा बोलते हैं, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। अगर आपसे पूछा कि ऐसे धातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो आप कहेंगे पारा या फिर मरकरी, दोनों का एक ही नाम है। ये ऑब्जेक्टिव सब है, क्लियर करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए प्यारे बच्चों हम अगला पॉइंट लेते हैं। यहां लिखा मैंने आघात वर्ध्यता। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी धातु हो, जैसे धातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आघात वर्ध्य का मतलब ही होता है जिसे आप पीट करके लंबी चादर में या पतली चादर में बना सकते हो, है ना, उसको चौकटा कर सकते हो। इसका मतलब यही हुआ आघात वर्ध्य का। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। अगर कोई धातु आघात वर्ध्य कहे कि ये धातु आघात वर्ध्य है, इसका मतलब ये हुआ कि उसे पीट पीट करके पतली चादरों में ढाला जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया। आगे तन्यता के बारे में समझ लेते। तन्यता का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पे मैंने लिखा कि धातुओं को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है। तन्यता का मतलब यह हुआ कि खींच के दम लमरा दो। अब आदमी को तो नहीं लमराएगा, जैसे कि आप सोना को लमरा दो, चांदी को लमरा दो, है ना, तो वो लंबा तार बना सकते हैं। जैसे कि 1 ग्राम सोना को अगर लमराओगे ना तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। कितने, 2 किलोमीटर। जैसे यहां पे हम कहीं लिखे होंगे, देखो बाबू, जैसे कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। उसको खींचोगे तो क्या होगा, लंबा तार, इसमें मतलब पिघला करके खींचोगे ना, ऐसे थोड़ी ना खींच दोगे, है ना। तो 1 ग्राम, याद रखना प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। इसका मतलब समझ सकते हो कि ये कितना तन्य है ना। तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने क्या किया समझ लिया। आगे वाले पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। इस नेक्स्ट पेज पे देखेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म में ही अगला पॉइंट जो है, विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। धातु जो होते हैं ना, विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे कि धातु विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, वही बात हम लिखा, जैसे कि चांदी, तांबा। लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कहने का मतलब यहां से एक अपवाद शुरू हो जाता है। सीसा जो जिसे हम पीवी कहते हैं यानी लेड कहते हैं, और पारा, ये दोनों क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, है ना। यानी इसमें कुचालक का मतलब ही हुआ कि इसमें बिजली ना बह सके या ऊष्मा ना बह सके, ठीक है, ये होता है कुचालक। कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने ये समझ लिया। ओके, अगला पॉइंट गलनांक। गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गलनांक के बारे में जान लेते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, अगर कोई धातु जिस टेम्परेचर पे गलना शुरू कर देता है उसी को हम गलनांक कहते हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा गया कि गलनांक, धातु के गलनांक और घनत्व तो अधिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। यानी जो धातु होते हैं ना वो काफी ज्यादा टेम्परेचर पे गलते हैं एवं उसका घनत्व तो काफी ज्यादा होते हैं, पास पास उसके कण होते, जकड़े हुए रहते हैं, ठीक है, वही मैंने बात बताया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने इसको समझ लिया। हाँ हेलो,
चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, इसमें भी कुछ अपवाद है क्या, लेकिन यहां अपवाद आ गया, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का गलनांक तथा घनत्व तो बहुत कम होता है प्यारे बच्चों। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, काट भी सकते हो, और इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो आपने समझ लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत बाबू, ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब ही आवाज करना। जैसे कि एक धातु दूसरे धातु से टकराते हैं या एक धातु किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी आवाज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा कि ध्वनिक, एक धातु दूसरे धातु से टकराने पर क्या करते हैं बाबू, आवाज उत्पन्न करते। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आगे हम बढ़ते हैं। यहां पे लिखा मैंने ऑक्साइड, किसी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन का जुड़ जाता है तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम ले लिया जो कि धातु है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया। तो ओके, तो यहां ऑक्साइड समझ लेते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और अधातु के आगे देखेंगे वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो जो भी धातु होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बाबू, क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। चलो आगे हम बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे क्या है, आगे हमारे पास है अधातु के भौतिक गुणधर्म। तो अब हम समझेंगे प्यारे बच्चों अधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में कि क्या है। तो ये देख लेते हैं, बिल्कुल उसका विपरीत होगा यानी उल्टा होगा, ठीक है। तो मैंने लिखा चमक, इसमें चमक नहीं पाई जाती है। जैसे कि अधातु में चमक नहीं होते हैं, जैसे कि कार्बन, कार्बन यानी कोयला। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, लेकिन लग गया, समझ जाओ अपवाद। लेकिन आयोडीन में चमक होती है। देखो बाबू, आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, चमक पाया जाता है। क्या होता है, चमक पाया जाता है प्यारे बच्चों। है वनीरा, हाँ पैसा गिर गया था जेबी में से, वनी धो दिए, फेंकना नहीं चाहिए, जेबी में घुसा लेना चाहिए, है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो हमने यहाँ कर लिया। अब हम बात करते हैं कठोरता। कठोरता के बारे में समझ लेते हैं कि अधातु कठोर नहीं होते हैं, जैसे कि कोयला, कोयला के अधातु होते हैं, ठीक है, उसे पीटोगे तो फट से भंगुर हो जाएंगे, ठीक है, तो कोयला। लेकिन हीरा सबसे कठोर होते हैं। हीरा जानते हैं, हीरा जो होता है ना, अधातु होते हुए सबसे ज्यादा कठोर धातु होते हैं। याद रखना कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर अधातु, धातु नहीं, कठोर अधातु कौन है, तो वो है हीरा। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों, और वो चमकीले भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये अपवाद में आ गए, ओके। और अवस्था, अवस्था के बारे में जान लेते हैं, यानी अधातु, अधातु की अवस्था के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि अधातु कमरे के ताप पर या ठोस, क्या है अधातु, याद रखिए कि अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। तो याद रखना बाबू, याद रखना, क्या याद रखना कि अधातु जो होते हैं ना कमरे के ताप पर, यानी जिस टेम्परेचर पे हम वीडियो बना रहे हैं, जिस आप तापमान में देख रहे हैं, ठीक है, उस टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अधातु कमरे के ताप पर या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन, याद रखना कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत प्यारे बच्चों याद रखना कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछूं कि ऐसे अधातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ब्रोमीन बोलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। ये जो मैंने हीरा के अपरूप बोला था ये उल्टा बोले, इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया, कहाँ जा माथा पेची करने, आपने समझ लिया वो उल्टा बोल दिया था, इसीलिए दिमाग नहीं आ रहा था, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। तो धातु के भौतिक गुणधर्म ही पढ़ रहे थे, सॉरी धातु नहीं अधातु, तो अधातु के भौतिक गुणधर्म ही तो पढ़ रहे थे। इसी का अगला हम देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्य का मतलब क्या हुआ कि अधातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट तन्यता। तन्यता का मतलब ये हुआ कि अधातु को खींच करके लंबी तार में आप इसे नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तन्यता यानी अधातु को पतली तार के रूप में बनाया नहीं जा सकता, बिल्कुल धातु का जो होता है ना ये उल्टा होता है। आगे मैंने पॉइंट लिया कि विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। चालक, अच्छा अधातु होते हैं या नहीं होते देख लेते हैं। तो विद्युत व ऊष्मा के चालक यानी अधातु विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं बाबू, कुचालक होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। चालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। आगे पॉइंट, लेकिन इसमें देखिए, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जानते हैं बाबू, ग्रेफाइट जानते हैं? तो मैं आपको बता दूं, नहीं जानते तो आप जान लीजिए। देखो बाबू, आप जानते हैं ना पेंसिल,
पेंसिल जानते हैं, जिसे हम कागजी बोलते हैं, जो बचपन में रबर और पेंसिल लेकर के लिखा करते थे, तो उसको अगर कटर से छेविएगा ना, यानी छिलिएगा ना, तो उसमें काले कलर का, भूरे रंग का एक आपको लिखने वाला आता है ना, वही ग्रेफाइट होता है। और वो विद्युत का क्या होता है प्यारे बच्चों, सुचालक होते हैं। ठीक है, अगर इधरों से मान लो कि ये पेंसिल इधरों से छील दो, इधरों से छील दो, अब प्लग में घुसा करके देखना, छो करके करंट लगेगा, लेकिन करना मत, नहीं तो बस उठा के पटक देगा तो जानना तुम। ठीक है, तो आपने ग्रेफाइट को भी समझ लिया, तो मैंने लिखा कि लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट आपने समझ लिया कि क्या होता है, पेंसिल में जो होता है काले कलर का वो होता है। और इसी में इलेक्ट्रॉन, देखो भाई अधातु जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन यानी अधातु तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये ग्रहण करते हैं यानी ये इस पे माइनस चार्ज होता है, ये किसी से कर्जा लेता है, ठीक है, ऋण लेता है, इसीलिए इस पर ऋण चार्ज होता है यानी माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक अधातु होते हैं। ठीक है, आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पे अधातु के भौतिक गुणधर्म में अगला पॉइंट मैंने लिखा गलनांक। गलनांक क्या है, तो अधातु के गलनांक और घनत्व कम होते हैं। अधातु के गलनांक और घनत्व क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कम होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे आपने समझ लिया कि अधातु के गलनांक और घनत्व कम होते हैं। अच्छा, गलनांक का मतलब समझ रहे हैं कि जिस टेम्परेचर पे कोई भी धातु हो या धातु पिघलने लगता है, ठीक है, उसी को हम गलनांक कहते हैं। तो इसका मतलब इसका गलनांक बहुत कम होता है और ये घनत्व इसका भी कम होता है, यानी इसके कण जो होते हैं ना बहुत ज्यादा पास पास नहीं होते अधातु के। ठीक है, बिल्कुल उसका विपरीत है। आगे पॉइंट, ध्वनिक, अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज नहीं करते हैं। ओके, वही हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में। तो धातुओं के ऑक्साइड, धातु ये अधातु होगा प्यारे बच्चों, टाइपिंग में हमको लगता है ये मिस्टेक कर दिया है। ठीक है, ये होगा अधातु। ठीक है, तो ऑक्साइड जो होता है ना, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। आगे पॉइंट पे चलते हैं। मजा आ रहा है ना, सब कुछ आपको समझाऊंगा और प्यारे बच्चों लास्ट में जो है ना इसका जो क्या बोलते हैं पाठ के जो प्रश्न उत्तर वो भी करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है कि चेंज हो जाता है जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं या दो अभिकारक मिलकर के आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उत्पाद में कुछ और होता है, यानी अलग गुणधर्म वाले पदार्थ आ जाते हैं। तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो आइए पहला पॉइंट मैंने लिखा कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातुओं को किसके साथ, वायु के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आइए करते हैं। तो अच्छा, वायु में तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं। तो भैया आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे या फिर नाइट्रोजन के साथ, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। तो आप कहें ना सर जी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बताइए, खाली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखना, नाइट्रोजन जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आइए चलिए। तो यहां पे हमने लिखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि Mg क्या है हमारे पास, धातु है, मैग्नीशियम है ना, और ये क्या करेगा ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी धातु ऑक्साइड जिसे हम धात्विक ऑक्साइड बोलते हैं। तो धातु का ये ऑक्साइड बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों तो वही है, जिसमें ऑक्सीजन लग जाएगा उसको समझ लेना कि ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जैसे कि हमने यहां पे धातु प्लस ऑक्सीजन लिया, इनके साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनाती है। अब आइए कुछ धातु ले लेते हैं और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मैंने लिया यहां पे कॉपर, और कॉपर जो कि धातु है और ये धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। यहां पे क्या है, उत्पाद में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और यही हमारे पास क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। इसको धात्विक ऑक्साइड क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉपर धातु है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए हम धात्विक ऑक्साइड, और ये धात्विक ऑक्साइड का नाम क्या है, कॉपर ऑक्साइड। आपने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अच्छा, आप यहां पे समझ लीजिए, जैसे कि हम यहां पे एक कॉपर ले लेते हैं, ये कॉपर है, क्या है, ये कॉपर है, और ये ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी कोई भी कॉपर होता है, ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसके, मान लो ये कॉपर है, तो इसके ऑक्सीजन के संपर्क में ऊपर वाला लेयर आएगा, ऊपर वाला लेयर आएगा ना, तो ये जो ऊपर वाला लेयर आएगा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तो ये जो लेयर हो जाएगा बाबू
कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, और कॉपर ऑक्साइड की इस पर क्या हो जाएगी, परत चढ़ जाएगी, और इसके अंदर जो मटेरियल होगा प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सुरक्षित रहेगा, है ना, और इस पर जो ऊपर से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। ठीक है, आपने समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां पे जैसे कि एल्यूमिनियम है, अच्छा ये दो क्या है, इधर आगे दो क्या, ये सब क्या है सर जी? तो ये सर जी बैलेंस करके रखा है। आप संतुलित नहीं करना जानते, हमने तो संतुलित करना सिखा दिया था। जैसे कि यहां बैलेंस है, जैसे कॉपर के आगे 2 लगा ना, तो यहां कॉपर की संख्या 2 है। इधर देखिए यहां ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो दोनों तरफ बैलेंस करके रखा है। जैसे यहाँ पे आगे 2 लगा दी, इसका मतलब कॉपर भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, तो ये बैलेंस है, इसमें ज्यादा माथापेची मत करना। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए एल्यूमिनियम जो कि धातु है और इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहा है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, और ये जो 4 आगे लगा, ये 3 लगा, ये सब बैलेंस करके रखा हुआ है, ज्यादा आप टेंशन मत लेना। ठीक है, बैलेंस आपको करने ही आता होगा। तो हमने देखा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया करके देखे। अब कुछ धातु जो होते हैं ना, यानी अलग अलग धातु जो होते हैं ना, वो वायु के साथ अलग अलग अभिक्रिया करते हैं। आइए हम नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं देख लेते हैं। चलिए, यहां मैंने लिखा प्यारे बच्चों कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती है। हाँ, तो देख लेते हैं, यानी कुछ कम करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, कुछ ज्यादा करते हैं, तो वो हम देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम, Na सोडियम के पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है प्यारे बच्चों वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती है। मतलब सोडियम और पोटेशियम बाप रे इतना क्रियाशील है कि वो मतलब वायु के संपर्क मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है कि बस उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ लेता है प्यारे बच्चों, तो क्या इसको ऑक्सीजन में रखना जरूरी है, यानी खुली वातावरण में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। तो इसे रखा कहाँ जाए? तो हम रखेंगे वहां जहां ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन कहाँ नहीं होता है? किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको किरोसिन तेल में डुबा करके रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा मैंने सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से उसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे किरोसिन के तेल में डुबो करके रखा जाता है। अगर आपसे पूछा कि सोडियम पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, तो आप कहेंगे क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के किरोसिन के तेल में अगर हम डुबा के रख देते हैं तो इसमें आग नहीं पकड़ता है, नहीं तो अगर वायु के संपर्क में आने देता तो उसमें धड़धड़ा के आग पकड़ लेता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। देखे पानी दे ना कनका। हाँ भाई, पानी यही तो रख ले छियो, कनका पानी पी लेते हैं। अब तोरा मन है तो भगा देना, क्या दिक्कत है? बड़ा टेस्टी हो रही है। बीच में घोट घोट मारना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने लिया कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, जिंक यानी जस्ता, पीबी यानी लेड बोले तो शीशा, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड ये सभी वायु के साथ धीरे 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 अभिक्रिया करते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना है ना, तो धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत कैसे चढ़ेगी? जैसे कि मैग्नीशियम है, वायु के संपर्क में आएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। उसी तरीके से एल्यूमिनियम है, तो अगर ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। अगर ये जिंक है, अगर जिंक ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। कैसे? जैसे कि ये हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास जिंक है, क्या ये जिंक है, और यही जिंक, जो जिंक यानी जस्ता, और यही जिंक ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसके ऊपर वाले जो परत होते हैं यही अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, और ये परत चढ़ जाती है, इसका मतलब अंदर का जो जिंक है यानी जस्ता वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आपने समझ लिया। आगे पॉइंट, Fe मतलब लोहा बोले तो फेरस। लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लौह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से क्या है बाबू, जलने लगता है। कहने का मतलब है कि अगर लोहा को वायु के संपर्क में मतलब अगर गर्म करते हैं तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ये अभिक्रिया नहीं करते। लेकिन लौह चूर्ण मतलब पाउडर, लोहे का पाउडर अगर वायु के संपर्क में आता है उसे गर्म करते तो धगधगा के जलने लगता है। ठीक है, आपने ये समझ लिया। अगला पॉइंट मैंने लिया कि कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर, याद रख लो, कॉपर पर वायु की उपस्थिति यानी कॉपर जब वायु की उपस्थिति में आती है तो काले रंग की क्या होती है बाबू,
परत चढ़ जाती है। याद रखना प्यारे बच्चों, कैसे आप समझोगे तो समझ लो। हम क्या किए थे, एक जग जो होता है ना कॉपर का जग, वो मैंने खरीदा था, ठीक है। तो कॉपर का जब मैंने खरीदा था प्यारे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, ठंडी के मौसम में खरीदा था, तो मैं सोचा था कि इसमें ना गर्म पानी रखूंगा। अब गर्म पानी रख दिए, पहले से ऑक्सीजन वो वातावरण में, मतलब ऑक्सीजन के मतलब वो कॉपर जो है घर में रखेंगे मतलब वातावरण में है, यानी वो ऑक्सीजन के साथ है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। और उसमें हम डाल दिए गर्म पानी, डेली शाम को शाम डालते थे गर्म पानी ताकि हम पीले, रात में उठे था। लेकिन गर्म पानी डाल रहे थे तो वो हीट हो रहा था, और जब हीट हो रहा था उसमें चढ़ गया करिया करिया परत। कहने का मतलब अगर कॉपर को वायु के संपर्क में रखते हैं और उसको गर्म करते हैं तो उस कॉपर पे क्या होता है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। आप ना विश्वास है ना, ट्राई करके देख लेना। और जब काले रंग की परत चढ़ जाएगी तो हमसे कहना कि सर उस पर तो काले रंग की परत चढ़ गई, अब कैसे हटाएंगे तब बताएंगे। अब ये बता देते हैं, नींबू ले लेना, नींबू का रस और पर रगड़ना, वो क्या होगा, हट जाएगा काले रंग की परत। तो कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे। ई नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। एजी और एयू, एजी ओजी है ना, तो एजी और एयू वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं। क्लियर, आपने समझ लिया। कोई दिक्कत, जैसे कि हम गले में सोने का चैन पहन लेते हैं तो वो वायु के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, या चांदी पहन लेते हैं तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ यानी वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये क्लियर कर लिया ना प्यारे बच्चों। आइए नेक्स्ट में समझते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आखिर ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वे धातु ऑक्साइड, देखो वे धातु ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उसे हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कहने का मतलब धातु का वे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया करे उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ये आपने समझ लिया। और याद रखना कि अभिक्रिया कहते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। याद रखना कि उत्पाद में जल भी देते हैं और लवण भी देते हैं। जैसे कि आपको पता है इस साइड अभिकारक है और इस साइड उत्पाद है, तो हमने क्या लिया प्यारे बच्चों, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो जिसे हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या है प्यारे बच्चों, धातु है ना, और ऑक्सीजन क्या है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, तो ये हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड जिसे हम कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। और इसे हम क्या करें बाबू, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो उत्पाद में दे रहा है AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। क्या है बाबू, लवण है और साथ में जल दे रहा है। तो यहां पे कह रहा था ना कि इधर उत्पाद है तो उत्पाद में जल भी दे रहा है और लवण भी दे रहा है, तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण है, और यहाँ जल H2O है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने इसको समझ लिया है ना। उसी तरीके से एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम किसके, ये तो HCl क्या बाबू, अम्ल है ना, क्या है, अम्ल है, तो इस धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया किए तो भी लवण दिया और जल दिया। ये हमारे पास लवण है और ये जल है। अब एक बार देखते हैं हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि ये क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ये क्षारक है। अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये हमारे पास क्या दिया बाबू, ये लवण दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया, लवण दिया। ओके, लवण ऐसे लिखना भाई, लवण दिया और साथ में जल दिया। आपने समझ लिया, इसी को हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने इसको क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, लो भाई आगे। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है जल के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो बाबू, अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अगर कोई धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें देता है धातु ऑक्साइड या फिर धातु हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो आप कहेंगे कि धातु, कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा, तो धातु ऑक्साइड देगा या फिर धातु हाइड्रोक्साइड देगा। तो आप कहेंगे सर देखिए, अगर ज्यादा क्रियाशील धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो आप कहेंगे धातु हाइड्रोक्साइड देगा।
अगर ज्यादा क्रियाशील जो धातु होता है अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो देगा धातु हाइड्रोक्साइड। अगर कम क्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो देगा धातु ऑक्साइड। हाँ, आपने क्लियर किया, समझ में आया ना बाबू? हाँ, समझ में आता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि धातु ऑक्साइड है और जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो हमने यहाँ पे उदाहरण ले लिया, जैसे कि सोडियम धातु है और हम इसको H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हमारे साथ क्या प्राप्त हो रहा है? और आपको पता है कि सोडियम जो होता है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं और ये ज्यादा क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन यानी H2O बोले तो जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है तथा हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो हाइड्रोक्साइड, तो प्यारे बच्चों सोडियम में OH लगा है मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी इसके मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास क्षारक है ना, तो हमारे पास आ गया बाबू ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम क्या धातु है, ऑक्साइड है ये, तो ये हो गया धातु ऑक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? धातु ऑक्साइड है ना। तो आपने ये समझ लिया, धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड नहीं, ऑक्साइड ये अलग है, धातु ये हाइड्रोक्साइड, OH लगा था हाइड्रोक्साइड, O लगा था ऑक्साइड, है ना। तो आपने देखा कि ज्यादा क्रियाशील तत्व जल के साथ अभिक्रिया किया तो यहाँ पे दिए क्या? Na धातु है और OH हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया यानी धातु ऑक्साइड दिया, धातु हाइड्रोक्साइड दिया। धातु हाइड्रोक्साइड क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही तो धातु ऑक्साइड है, क्यों? क्योंकि सोडियम धातु होता है। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस दिया, आपने समझ लिया। उसी तरीके से कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, क्योंकि कैल्शियम भी ज्यादा क्रियाशील है। तो ये क्रियाशील धातु जो है अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या दिया बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस दिया। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि कम क्रियाशील धातु जो है अगर जल के साथ अभिक्रिया कराता है तो क्या देता है? तो बाबू ये जो एफिल लोहा ये कम क्रियाशील है और जल के साथ अभिक्रिया करा दिया तो फेरस ऑक्साइड दिया, हाइड्रोक्साइड नहीं दिया, फेरस ऑक्साइड दिया। और फेरस ऑक्साइड क्या है एक्चुअल में? तो धातु ऑक्साइड है। तो देखिए हमारे पास धातु ऑक्साइड दे दिया, यानी कम क्रियाशील धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया कराता है तो वो ऑक्साइड देता है, और ज्यादा क्रियाशील धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोक्साइड देता है। आपने ये क्लियर कर लिया, और साथ में हाइड्रोजन गैस सभी में निकल रहे हैं, वो निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हमने यहां पे देखा कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब धातु है, कोई ठंडा जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कोई धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा, कुछ धातु अभिक्रिया करेगा ही नहीं, है ना। तो वो सब हम जान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट हमने लिया कि सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है। याद रखना कि सोडियम पोटेशियम किस जल के साथ अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है ना। वहीं हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम, है ना, फेरस और जिंक यानी जस्ता, ये किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है, वाष्प जो निकलता है उसके साथ अभिक्रिया करता है। वहीं हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है ना वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो होता है किस जल के साथ अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों? तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। वहीं हम बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह आ जाते हैं, यानी जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। कहने का मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम को जल के अंदर डालते हैं यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस जो निकलता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर क्या होता है? चढ़ जाता है, यानी बैठ जाता है। आपने ये समझ लिया ना, लिखा कि चिपक जाता है मतलब उस पर बैठ जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ओके, अगला पॉइंट यहाँ पे Au Ag Cu कॉपर, यानी सोना चांदी और कॉपर जो है हमारे पास यानी Pb या बाद में Pb है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सब जो है बाबू Au Ag
कॉपर यानी CuPb ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। आपने इसको क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत बाबू, है ना। यानी सोना, चांदी, कॉपर, लेड यानी सीसा, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते प्यारे बच्चों, है ना। हाँ, ये तीसरा हम देखते पॉइंट, यहाँ पे क्या कहता है कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्या कहता है बाबू, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। तो धातु तनु अम्ल, अच्छा धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, आप कौन से अम्ल, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे या फिर सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे? तो हमें तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना होता है, क्यों? क्योंकि सांद्र अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जहां पे अभिक्रिया कराएंगे ना वहां के आसपास के आदमियों जल जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए हम तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सांद्र अम्ल किसे कहते हैं और तनु अम्ल किसे कहते हैं। तनु अम्ल में क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में हो, यानी तनु अम्ल में जो होता है ना जल अधिक मात्रा में होता है, तो जल जिसमें अधिक मात्रा में हो उस अम्ल के साथ हमें क्या करना, अभिक्रिया कराना है। तो मैंने लिया कि धातु और तनु अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये होता है। हाँ, आपने क्लियर किया। जैसे कि हमने धातु ले लिया फेरस जो कि लोहा, और लोहा को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फेरस क्लोराइड आता है, यानी लोहे का क्लोराइड आता है और साथ में हमारे पास जल आता है। और फेरस क्लोराइड क्या है एक्चुअल में, ये लवण है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, और ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ओके, अगर हम धातु एल्यूमिनियम लेते हैं और एल्यूमिनियम को अभिक्रिया कराते हैं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमारे पास देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ये 3 लगा, ये 2 है, आगे 6 है, ये सब क्या है, बैलेंस करके रखा हुआ है, क्या है, संतुलित करके रखा है, इसमें घबराना मत, ठीक है। अब यहाँ सांद्र अम्ल समझ लो, सांद्र अम्ल तनु अम्ल हमने बता दिया था पिछले वाले चैप्टर में कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अलग क्या है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में पाया जाता है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तनु अम्ल कहते हैं। ओके, आपने ये समझ लिया। आइए अगला पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी हमारे पास क्या है, एक धातु है और धातु लवण। धातु लवण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे NaCl, NaCl क्या है, धातु लवण है। जैसे पीछे वाले पेज पे मैंने किया था, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फेरस क्लोराइड, ये लवण है, लवण क्या है, धातु लवण है, क्योंकि फेरस क्या है, लोहा क्या है, धातु है ना, तो धातु जो है यानी इसका मतलब लवण है, यानी धातु का लवण है ना, कह सकते हो। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये भी एक लवण है ना, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है, लेकिन कौन सा लवण, धातु लवण, धात्विक लवण है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम धातु होता है, ठीक है। वही हम यहाँ आगे वाले पेज पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या कहे, धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी लवण के साथ अभिक्रिया, वो भी लवण कौन सा, धात्विक लवण होना चाहिए। तो धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कराते तो क्या होता है, जैसे धातु A मान लिया और लवण विलयन B, यानी धातु A और धातु V का लवण विलयन, धातु A मान लिया और धातु B का लवण विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, धातु A का लवण विलयन प्राप्त होगा और प्लस में धातु B प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया बाबू, फेरस यानी लोहा, और लोहा को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, अभिक्रिया कराया किसके, कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट क्या है बाबू, तो धातु B का लवण है, कहने का मतलब ये हुआ कि लवण विलयन है। ओके, कॉपर सल्फेट क्या है, इसमें धात्विक लवण है। ओके, तो अगर लोहा को, यानी लोहा यानी धातु A ये भी लोहा है, धातु B में ये भी लोहा है, और मतलब कॉपर है जो कि धातु है, और धातु में कौन सा है, तो लवण में है, ठीक है। तो इन दोनों को अभिक्रिया कराएं तो फेरस यानी लोहा ने क्या किया प्यारे बच्चों, लोहा ने कॉपर को मारपीट करके विस्थापित कर दिया, तो आ गया फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। ये क्यों इसको विस्थापित करिए, यानी इसको अलग क्यों किया, अलग इसलिए किया क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है कौन, तो लोहा, इसलिए इसको मारपीट करके कहा तू भाग यहाँ से, तो इसको हटा दिया, तो फेरस खुदे विराजमान हो गया, यानी फेरस सल्फेट यहाँ पे आ गया और कॉपर बेचारा चला गया धातु B में, ट्रांसफर हो गया। आपने इसको समझ लिया। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा तत्व ज्यादा क्रियाशील है, कौन सा तत्व कम क्रियाशील है, तो इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी होगी। आइए सक्रियता श्रेणी को जान लेते हैं। यह है प्यारे बच्चों सक्रियता श्रेणी।
आखिर सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? 13 तक दिख रहा है? हाँ थोड़ा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं है। तो धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना ही हमारे पास क्या होता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। आपने समझ लिया। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 13 तक ये सब सारे के सारे हमारे पास सक्रियता श्रेणी के तत्व है। और इसमें देखिए सबसे जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व है। ज्यादा क्रिया यानी समझो कि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील तत्व है, उससे कम सोडियम है, उससे कम कैल्शियम है। कहने का मतलब जो ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व। कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेशियम जो है इन सभी तत्वों से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। वही हम बात करते हैं अगर सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम जो है 3 तक, 3 से लेकर के 13 तक की जितने भी तत्व इन सभी से ज्यादा क्रियाशील तत्व सोडियम है। याद रखना। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होगा ये 4 से लेकर के 13 तक इन सभी से ज्यादा क्रियाशील तत्व है। यानी जो ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील तत्व है और जैसे जैसे कमता जाएगा वो कम होता जाएगा, यानी उसकी क्रियाशीलता जो है ना वो कम होता जाएगा। तो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है बाबू? सोना है। क्या है? गोल्ड। क्या है बाबू? सोना है सबसे कम क्रियाशील तत्व। तो इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। सक्रियता श्रेणी आपने समझ लिया, इसको याद कर लेना। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत प्यारे बच्चों, है ना? ओके। अगर ट्रिक से याद करना चाहते हो तो ऐसे याद रखना कि का नाना काकी मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, कब होगी आगे ऑटो। इस तरह से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। का नाना काकी मांगे आलू, जरीना फेविकॉल पब्लिक है, कब होगी आगे ऑटो। इस ट्रिक से आप टोटल जो 13 तत्व है इनको याद कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। हम देखते हैं यहाँ पे धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी धातु और अधातु दोनों एक साथ अभिक्रिया करते उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने लिखा कि तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। तत्वों के यहाँ पे क्या कहते हैं? तत्वों के अभिक्रियाशीलता। संयोजकता कोष क्या होता है? जो बाह्यतम कोष होता है ना वही संयोजकता कोष होता है और इसको पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझा जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ कह सकते हैं कि सोडियम, सोडियम क्या है प्यारे बच्चों? धातु है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 2,8,1 आता है और इसके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे हमारा 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, तब हम अपना संयोजकता कोष में हम क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये किसी 7 नहीं ले सकता। इतना ज्यादा कैसे ले सकता है? हो सकता है ये एक त्याग कर दे। तो ये अगर त्याग कर देगा तो ये इसकी संयोजकता कोष में क्या होगी बाबू? हो जाएगा 2,8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए ये धातु हो जाते हैं। क्या होते हैं? धातु। क्योंकि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के होते हैं। एक धातु क्या किया? त्याग दिया। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है? अधातु होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ओके इसलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है, धन आयन बन जाता है। ओके आपने समझ लिया। अगला पॉइंट है धातु संयोजकता कोष में क्या कहते हैं? धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला था और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या बन गया? धनायन, यानी Na ऊपर प्लस चार्ज बन गया, यानी धन आयन बन गया। तो वही अगला पॉइंट लिखा है कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अधातु, अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। देखो जो भी अधातु होते हैं जैसे कि हम मान लेते क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो कितना होगा? 2, ठीक है 8 और 7 होगा, यही ना होगा। तो अब प्यारे बच्चों 2, 8, 7 इसके संयोजकता कोष में यानी अंतिम कोष में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। भैया यहाँ पे 7 है तो अब ये क्या करेगा? 7 को तो किसी को दे नहीं सकता है, इतना कि कोई तत्व ले नहीं सकता है और नहीं दे सकता है। ठीक है तो ये अब करेगा क्या? तो ये करेगा क्या? सोचेगा कि किसी न किसी से ना हम 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तब मतलब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
एक इलेक्ट्रॉन ले करके अगर इसकी संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ये 7 है ना, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो ले लेता है इसका मतलब ये कर्जदार हुआ, ये कर्जा लिया हुआ, तो कर्जा लिया इसका मतलब क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है, यानी ये ऋण आयन हो जाता है। ऋण आयन जो भी रहेगा वो अधातु होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अधातु होते हैं। तो वही बात है कि अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। जो भी अधातु होते हैं, जैसे मैंने अधातु का एक उदाहरण ले लिया क्लोरीन, कोई भी अधातु ले लेना, वो क्या करेगा, अपना वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या होगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाएगा। आपने समझ लिया प्यारे बच्चों? हेलो हेलो, हाँ ऐसे चेक करना पड़ता है क्योंकि कई बार कांड हो गया, बीच में बैटरी डाउन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम चलते हैं अच्छा ये नहीं, ऐसी यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनाते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जैसे कि मान लो NaCl हो गया, NaCl, तो ये सब जो बनता है ये इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। जैसे कि सोडियम, सोडियम का आप देख रहे हैं कि इस पर प्लस चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, किसी को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दाता प्रवृत्ति के है, इसलिए इसके ऊपर जो है ना बाबू प्लस चार्ज होता है। और वही बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है प्यारे बच्चों? तो क्लोरीन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि इसकी संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किए और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस चार्ज होता है। ये धन आयन होता है, ये ऋण आयन होता है। इससे आप पता कर सकते हैं कि जो भी धातुएं होती है वो प्लस चार्ज यानी धन आयन होते हैं, और जो भी अधातु होते हैं उस पर ऋण आयन यानी माइनस चार्ज होते हैं। आपने ये समझ लिया। इसको हम समझते हैं आयनिक यौगिक का निर्माण करके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या लास्ट में लिखा था कि आयनिक यौगिक, है ना। जैसे ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उसे आयनिक यौगिक कहते हैं ना। तो आयनिक यौगिक का उदाहरण ले लेते हैं जैसे NaCl। अब देखो NaCl का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे सोडियम। सोडियम आप यहाँ पे लिख लो सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 2,8,1 होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर सर्च कर लेना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले बाई पंकज सर, तो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये क्या होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा धन आयन, यानी इसके ऊपर जो होगा प्लस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। वही बात करते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है प्यारे बच्चों? तो 17 होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2,8,7 होगा। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसको अगर दे दिया तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2, 8, 7 में ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये हो जाएगा 8। तो ये क्या किया कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये ग्रहण किया। तो जो त्याग रहा है यानी वो धनवान है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, और जो ले रहा है वो ऋणी है यानी कर्जदार है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन पर क्या हो जाएगा वो? माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? इक्वेशन के माध्यम से समझ रहे हैं, 2,8 और 1 होता है, ठीक है। सोडियम का हमने यहाँ पे लिख दिया, तीर का निशान लगाइए। सोडियम प्लस चार्ज कब होगा? जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,8, यही ना होगा, तब ना ये प्लस चार्ज होगा। और ये त्याग देगा जहां पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जो यहाँ पे आ गया, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ऋण आयन है तो यहाँ पे त्याग रहा है, ठीक है, 1 यहाँ आ गया। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 2,8,7 होता है ना। अभी क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण करेगा। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऋण है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 1 यहाँ है, और इससे ये ले लेगा, तो ये ग्रहण किया, जोड़ लिया, ये ग्रहण किया, तब जाकर के यहाँ पे क्या हो गया? क्लोरीन के ऊपर ऋण आयन पड़ गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ये अष्टक पूरा किया, यानी 2,8,8 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 1 8 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हो गया इक्वेशन के फॉर्म में। आपने इसको क्लियर कर लिया। आगे वाले पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे देख लेते हैं आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में, इसकी क्वालिटी के बारे में। आखिर इसका गुणधर्म क्या है, हमारा गुणधर्म क्या है, आपका गुणधर्म क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति में क्या है? यह ठोस, कठोर व भंगुर होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक जो भी होते हैं वो ठोस भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, भंगुर होते हैं। जैसे कि कंचा, गोली खेले हैं ना, गोली ए टिक दबाऊ, टिक दलियाऊ, है ना। जैसे कि आप गोली खेलते हैं ना, गोली खेलवे, गोली खेलवे, हाँ चल गुच्ची पिल्लो खेल।
मार देते, फोड़ देते सीधा। तो वो जो कंचा होता है गोली, उसको अगर हाथों, देखो वो तो ठोस भी होता है, सब गुण होते हैं, ठोस भी होता है कंचा, कठोर भी होता है। अब भंगुर होता है, भंगुर क्यों? भंगुर इसलिए कि भंगुर का मतलब ही होता है कि अगर किसी को हथौड़ी से मारते हैं तो भूरा भूरा हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है ना। तो अगर गोली को हथौड़ी से पीटेंगे तो क्या होगा जानते हैं? वो भूरा भूरा हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, है ना। जैसे कि संगमरमर, है ना, संगमरमर होता है ना, जो हम घर में लगाते हैं, उसको भी हथौड़ी से मारोगे तो वो भी चकनाचूर हो जाता है। क्लियर? आपने समझ लिया। तो इन सब में ये प्रवृत्ति होती है, ये कठोर, ठोस व भंगुर ये सब में होते हैं, तो इसे हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो इसकी भौतिक प्रकृति आपने बता दिया। गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं, यानी आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अधिक होते हैं। अब आप कहोगे सर गलनांक का मतलब क्या है, क्वथनांक का मतलब क्या है? तो याद रखना, गलनांक का मतलब यह हुआ कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई तत्व पिघलना शुरू कर दे उसे गलनांक कहते हैं। पिघलना मतलब गलना शुरू कर दे, उसे गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं? तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई तत्व उबलना शुरू कर दे, खत 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 नहीं है, उबलता रहता है, अगर उबलना शुरू कर दे तो वो क्वथनांक होता है। तो आपने इसको समझ लिया। अब कौन दिक्कत? अरे नहीं ना दिक्कत, चलिए ना बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, घुलनशीलता है। घुलनशीलता के बारे में समझ लेते हैं कि जल घुलनशील परंतु पेट्रोल किरोसिन में अघुलनशील होते हैं। यानी जो जल होते हैं ना वो घुलनशील तो होते हैं, अगर जल में अगर मान लेते हैं रंग डाल दिया, कुछ भी डाल दिया तो उसमें वो मिल जाते हैं। लेकिन अगर जल में पेट्रोल डाल देते हैं, किरोसिन तेल डाल देते हैं तो नहीं मिलते हैं। काहे? देखो बाबू, आप पानी ले लेना बर्तन में और उसमें पेट्रोल डाल के देखना, तो पेट्रोल ऊपर और पनियावा नीचे। काहे जानते हैं? काहे? इसलिए कि पेट्रोल जो होता है बाबू वो पानी से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं, तब ना माचिस मारते हैं। इसलिए ना कहते रहते रे छोड़ा कभी करता है, हम तो पानी में आग लगा देते हैं। पानी में आग, वही पेट्रोल डाल के ऐसे तो नहीं ना आग लगा देंगे, है ना। जवानी उसे कहते हैं जो पानी में आग लगा दे। इस सब पर मत जाना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो भी होता है उस पर क्या होता है, जो तेल होता है वो क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। जैसे कि आप खाना बनाते हैं तो क्या अगर पानी रहेगा ऊपर तेल डालेंगे तो देखिए चित्र भी तो रहेगा, क्योंकि तेल ऊपर आ रहा है तो पानी नीचे चला जाता है कि नहीं। तो आपने ये समझ लिया। चलिए अब यहां पे देखो विद्युत की चालकता देखो, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। कहने का मतलब जो भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन यानी गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी उसमें विद्युत जो होता है ना वो नहीं बहता है। आपने ये समझ लिया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे है ना, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया। बोलते बोलते खांसी हो जाता है। चलो प्यारे बच्चों, धातुओं की प्राप्ति, चलिए इसको हम जान लेते हैं। धातुओं की प्राप्ति कौन का, जैसे खनिज हो गया, एक्स हो गया, गैंग हो गया, है ना, इस सब के बारे में जान लेते हैं। चलो बच्चों आप बताओ खनिज किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? तो मैंने लिखा कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या है प्यारे बच्चों? मैंने लिखा कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व हो गया, यौगिक हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं बाबू? खनिज कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसको समझ लिया। अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम अयस्क कहते हैं। तो आपने अयस्क के बारे में समझ लिया। अयस्क किसे कहते हैं? तो वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में होता है और उसको निकालना बेनिफिट होता है यानी लाभकारी होता है, उसे को हम क्या कहते हैं बाबू? अयस्क कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। जैसे कि मान लो अयस्क निकाले पृथ्वी से, और अयस्क में क्या होता है प्यारे बच्चों? उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है, कंकर पत्थर, है ना, ये सब होते हैं ना। तो ये सब क्या होते हैं बाबू? ये अशुद्धियां, यानी ये सारे के सारे सब गैंग कहलाते हैं। चलिए इसका शुद्धिकरण करते हैं प्यारे बच्चों।
देखो बाबू, धातुओं की प्राप्ति जब होती है तो हम क्या करते हैं, अयस्कों का समृद्धीकरण करते हैं। तो बाबू जब हम अयस्क यानी जैसे हम धातु की प्राप्ति करते हैं तो अयस्क आता है, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है बाबू, गैंग भी आ जाते हैं, है ना, अशुद्ध पदार्थ आ जाते हैं, उस सबको समृद्धीकरण यानी शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण करेंगे, है ना, जो भी धातु होते हैं उनका साफ सुथरा करेंगे। उसके बाद देखो धातुओं का परिष्करण भी करेंगे, यानी जो भी धातु होते हैं उन धातुओं को साफ करने के बाद उसमें भी कुछ त्रुटि रह जाती, कुछ अशुद्धियां रह जाती, उसका भी हम शुद्धिकरण करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, अयस्कों का समृद्धीकरण हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अयस्क हम निकालते हैं तो अयस्क के साथ साथ गैंग भी रहते हैं, तो उस गैंग को हम कैसे हटाएंगे, है ना। तो अयस्क के साथ जो गैंग आते हैं तो उस गैंग को कैसे हटाएंगे, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि अनेक विधियों द्वारा निकाला जा सकता है, जैसे कि पानी से साफ करके उसे, है ना, दूसरा छान करके, तीसरा रसायनों का उपयोग करके, और चौथा चुंबक की मदद से, चुंबक फेंक करके, चुंबक साटा करके निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे जान लेते हैं, आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो धातु का निष्कर्षण। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जैसे सक्रियता श्रेणी की ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, तत्व है यानी धातु है, और इसमें हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो सबसे पहले लिखा मैंने कि अधिक क्रियाशील, जो भी अधिक क्रियाशील धातु होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं कहने का मतलब हो गया कि जितने भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्रियाशील जो धातु होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती है। स्वतंत्र रूप में कौन होता है, जैसे सोना हो गया, सोना पहले, हाँ सोना पहले है, वो सिर्फ सोना ही रहता है, उसमें कुछ अशुद्धियां नहीं रहती है। ठीक है, उसी तरीके से जो ज़्यादा यानी अधिक क्रियाशील जो धातु होते हैं वो स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां होते हैं। उसको हटाने के लिए यानी शुद्ध करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का हम प्रयोग करते हैं। किस विधि का, विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी के तत्व हैं। उसके बाद मध्यम क्रियाशील, जो ना तो ज्यादा क्रियाशील है और ना कम क्रियाशील है, वो मध्यम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, और मध्यम क्रियाशील के जो तत्व होते हैं ना उसको हम क्या करते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, तो कार्बन द्वारा अपचयन करके, कार्बन द्वारा अपचयन करके या कार्बन द्वारा तोड़ करके, ठीक है, या कार्बन से अभिक्रिया करा करके। ठीक है, और जो कम क्रियाशील जो होते हैं बाबू तत्व, वो क्या होता है, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। क्या होता है प्यारे बच्चों, स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। इस बात को आपने समझ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत प्यारे बच्चों, है ना। स्वतंत्र रूप में जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। सोना, सोना अगर आपको मिल जाएगा तो डॉक्टर लॉकेट पहन के डाल लेना, ठीक है ना, उसमें अशुद्धियां नहीं पाई जाती है। हाँ, पहले से अगर अशुद्ध करके बना दिया कि सोने का परत चढ़ा दिया लोहा पर, वो अलग बात है, लेकिन वो अलग होता है, उसमें मिक्स नहीं रहता है। ठीक है, मिक्स तो रहता है, जैसे शुद्ध सोना तो 24 कैरेट 22 कैरेट में कुछ ना कुछ मिला करके बनाया जाता है, लेकिन वो शुद्ध माना जाता है। ठीक है, सिल्वर हो गया, चांदी, ये सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इसको शुद्धिकरण करने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें हम समझेंगे अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी जो ज्यादा क्रियाशील धातु होते हैं उसका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु का निष्कर्षण में मैंने लिखा कि इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा, जो विद्युत अपघटन विधि द्वारा जो होता है उसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा कि सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड से सोडियम का निष्कर्षण कैसे करेंगे, यानी सोडियम को कैसे हटाएंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखा कि धातु को कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर, कहने का मतलब जो भी धातु होंगे उसे कैथोड पे रखना है, और जो क्लोरीन क्या है, अधातु है, यानी अधातु को एनोड पर रखना है। तो सोडियम हमारे पास धातु है, इसलिए सोडियम को हम क्या करेंगे, कैथोड पर रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये कैथोड है। क्या है, कैथोड है। तो हमने क्या किया, कैथोड पर किसको रखेंगे प्यारे बच्चों, तो सोडियम को रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हमारे पास कैथोड पे है, और ये हमारे पास क्या है, दो मोटी रड है। क्या हमारे पास, रड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और कैथोड पे क्या होता है प्यारे बच्चों, ऋण होता है, और एनोड पर क्या होता है प्यारे बच्चों, धन होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो एनोड है, एनोड पे हमने रख दिया क्लोरीन, जो कि ये अधातु होते हैं, और एनोड पर हमने रख दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड है, तो ये जो आप नीला नीला देख रहे हैं ना इस बॉक्स में, है ना, इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है। और जैसे ही इसमें बैटरी दिया हुआ है,
क्या है प्यारे बच्चों, एक बैटरी है और इस बैटरी को हम जैसे ही जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इसमें क्या होता है बाबू, विद्युत प्रवाहित होता है और विद्युत प्रवाहित होने के बाद ये क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्लोरीन चिपक जाता है एनोड पे और सोडियम आ जाता है कैथोड पे, लेकिन क्लोरीन इसमें चिपकता नहीं है। क्लोरीन क्या होता है, एनोड की मदद से गैस के रूप में उड़ जाता है। ओके, और उसके बाद जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम आ जाता है, इसके तली में बैठ जाता है, इसके तली में बैठ जाता है और यहां से हमारे पास धातु मिल जाता है, सिर्फ शुद्ध धातु जो कि सोडियम मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कैथोड पे क्या होते, प्राप्त होते हैं धातु और एनोड पे अधातु प्राप्त होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत प्यारे बच्चों, तो आपने वही बात यहां मैंने लिखा कि धातु कैथोड पे रहेंगे और जो भी अधातु रहते हैं जैसे क्लोरीन, क्लोरीन अधातु है और अधातु एनोड पे रहेंगे। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों अब यहां पे हम क्या करते हैं, अगला ले लेते हैं पेज। इस पेज में हम समझते हैं, यहां पे कहता है कि धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। कहने का मतलब जैसे हम धातु को शुद्ध करते हैं ना, तो धातु में कुछ ना कुछ अपद्रव्य होते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्धियां होते हैं। ठीक है, उसको हटाने के लिए हम किस विधि का, विद्युत अपघटनी विधि का हम प्रयोग करते हैं और ये ज्यादा लाभकारी होता है। ठीक है, पहला में मैंने लिखा कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य यानी कॉपर सल्फेट में घुलने लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जैसे कि ये कैथोड है और ये एनोड है। ठीक है, एनोड पे यहाँ पे प्लस है और कैथोड पे यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि हमारे पास क्या है, कैथोड और एनोड है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कैथोड पे क्या करेंगे, धातु रखेंगे जो कि शुद्ध धातु कॉपर का रखेंगे। ये हमारे पास कैथोड है, यहाँ पे हम कॉपर रखेंगे और एनोड पर हम क्या करेंगे, एक कॉपर भाई, इसमें भी कॉपर का हम रखेंगे तार, है ना। तो कैथोड पे हम मोटी पतली क्या करेंगे, पतली धातु कॉपर का रख देंगे और एनोड पे हम क्या करेंगे, मोटी एक धातु रख देंगे कॉपर का। इस साइड जो होगा ना कॉपर का, ये अशुद्धियां वाला होगा। क्या होगा, जिसमें अशुद्ध होंगे और इसमें जो होगा ना शुद्धि वाला होगा, शुद्ध वाला एकदम शुद्ध कॉपर होगा। ठीक है, और ये जो इस साइड कॉपर रहेंगे जो अशुद्ध वाले हैं, तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये कुंजी है। इस कुंजी को सटाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुंजी है। अब देखिए ध्यान से कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, अशुद्ध धातु क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो अशुद्ध धातु अपघट्य यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमारे पास अशुद्ध धातु है। क्यों, क्योंकि कॉपर तो धातु होता है लेकिन इसके साथ सल्फेट मिला हुआ है, तो कॉपर सल्फेट में घुलने लगेगा। यानी इस जो प्रखनली है, इस प्रखनली में क्या होगा, कॉपर सल्फेट जो है वो घुलने लगेगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट घुलने लगेगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना। आगे पॉइंट में कहता है कि उसी समय अपघट्य से शुद्ध धातु उतनी ही मात्रा में कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। यानी देखो शुद्ध धातु कौन सी बाबू, शुद्ध धातु जो है ना कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आप इसमें विद्युत जो भी हमारे पास कॉपर सल्फेट जो भी अशुद्ध धातु है, अगर इस कुंजी को दबाते हैं यानी जोड़ते हैं, यानी कुंजी सटाना मतलब विद्युत धारा देना, जब धारा देते हैं तो क्या होता है, वो पिघलने लगता है या घुलने लगता है। यहाँ पे लिखा है ना घुलने लगता है। तो घुलने के बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जो अशुद्ध धातु होते हैं वो कैथोड पर आकर के चिपक जाता है। क्या होता है, कैथोड के पर आकर के यहाँ पे चिपक जाता है। आगे देखते हैं तीसरा, अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर, यानी अविलय जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां याद रखना, अशुद्धियां जो है एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। तो अशुद्धियां जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये अशुद्धियां जो है वो एनोड पे निक्षेपित हो जाती है, यानी चिपक जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये अशुद्धियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी जो भी अशुद्धियां होते हैं वो एनोड पे और जो हमारा शुद्ध धातु है वो कैथोड पे। ठीक है, इस बात को हम क्या करते हैं, इक्वेशन की मदद से हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये एनोड है और ये हमारे पास इधर कैथोड है, तो एनोड पे हमने क्या लिया, कॉपर। ठीक है, और कॉपर जो हमने लिखा है, ये कॉपर जो हमारे पास है ये अशुद्ध है अभी। कैथोड एनोड पे जो होता है अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो अशुद्ध है अभी। और ये देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि कॉपर पे +2 चार्ज होता है। क्या होता है, +2 चार्ज होता है। अब जब +2 चार्ज हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दान कर सकता है, क्योंकि ये धनायन है तो दान कर सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, अब हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैथोड पर जो हमारे पास कॉपर आया, तो जैसे कि ये कॉपर जो प्लस चार्ज कर रहा है,
वो हमारे पास इस साइड आगे इक्वेशन बता रहे हैं, ये ऋणायन है, तो ऋणायन करके ये शुद्ध कॉपर हमारे पास दे देता है। किस पर? शुद्ध कॉपर किस पर दे दिया? कैथोड पर। तो कैथोड पर ही हमारे पास धातु प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आगे हम चलते हैं, आगे हम चलते हैं बाबू संक्षारण के बारे में समझ लेते कि संक्षारण आखिर वास्तव में होता क्या है प्यारे बच्चों। तो हमने लिखा कि धातुएं अपने आसपास, धातुएं जो है ना अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में, देखो याद रखना कि धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता व वायु के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाते हैं। जो भी धातु होते हैं उसमें संक्षारित हो जाती है, जंग लगने लगते हैं। कब? जब अम्ल के संपर्क में या जो नमी वाला वायु होता है उसके संपर्क में आने से वो संक्षारित होने लगते हैं, उस पर जंग लगने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट, सिल्वर वायु की उपस्थिति में आने पर क्या होता है? काला हो जाता है। सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर वायु के संपर्क में आता है, यानी वायु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या होता है? काला हो जाता है। क्या होता है? काला हो जाता है। ठीक है, यानी चांदी जो होता है काला, यानी काला परत चढ़ जाती है उस पर। अगला पॉइंट है कि कॉपर आर्द्र, कॉपर जो है हमारे पास आर्द्र यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? उस पर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। यानी जो भी कॉपर होता है, जैसे कि आप बिजली अगर तांबे के तार से खींचेंगे तो उस तांबे के तार में देखेंगे जहाँ पे छीले होंगे तो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर यानी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके उसमें हरे रंग का परत चढ़ जाता है ना। इसीलिए ज़्यादातर बिजली में जो होता है ना कॉपर का तार का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हरे रंग का जंग जल्दी से वो चढ़ जाता है। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? उस पर बिजली जो है ना वो फिर नहीं बहता है, सही से नहीं बह पाएगा। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं लोहा, आर्द्र वायु के संपर्क में आने से भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे में क्या होता है? वो भूरे रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यानी इन सभी पर अगर परत चढ़ जाती है, जंग लग जाता है, तो इन सबको जंग से बचाने के लिए यानी संक्षारण से बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। उस उपाय के बारे में जानेंगे, जैसे कि संक्षारण से सुरक्षा। ठीक है, तो सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। हमने लिखा कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, जैसे कि प्यारे बच्चों पेंट करके या पेंट लगा करके, तेल लगा करके, यसद लेपन या क्रोमियम का लेप। ठीक है, इन सभी को या फिर एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके हम क्या करते हैं? इसको बचाते हैं संक्षारण से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम समझ लेंगे कि यसद लेपन क्या है। तो यसद लेपन हम यहाँ पे तो समझेंगे ही। क्रोमियम लेपन क्या है प्यारे बच्चों? याद रखना, जैसे कि साइकिल होता है ना, तो साइकिल का घंटी देखे हुए हैं या साइकिल का हैंडल देखे हुए हैं, उसका है बहुत दिनों तक चमकता रहता है। क्यों चमकता रहता है? क्योंकि उस पर जो है ना क्रोमियम का लेप चढ़ा रहता है। जैसे घंटी देखते हैं, घंटी टिप 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 करते रहते हैं और घंटी में हम अपना मुंह देखते रहते हैं तो बड़का लगता रहता है, तो उस पर भी क्या होता है? क्रोमियम का लेप चढ़ा रहता है, इसलिए वो चमकदार रहता है। ठीक है, ओके, आपने समझ लिया। एनोडीकरण या मिश्र धातु बना करके, कोई दिक्कत नहीं। यसद लेपन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। लोहे व इस्पात क्या है? लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत प्यारे बच्चों, आगे जानते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु के बारे में जान लेते हैं। कहता है कि यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, देखिए मिश्र धातु में या दो से अधिक धातु भी हो सकता है या धातु फिर अधातु भी हो सकता है, उसका भी मिश्रण हो सकता है। तो यही बात लिखा मैंने, यह दो या दो से अधिक धातु या फिर धातु, एक धातु या कोई दूसरा धातु, ठीक है, और धातु या फिर अधातु का समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे मिश्र धातु के यहाँ पे कुछ उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लोहा, यहाँ पे देखो लोहा जो होता है, लोहा के साथ अगर कार्बन, लोहा में कार्बन भी मिला होता है, तो अगर लोहा में कार्बन 0.05% मिलाते हैं तो काफी ज्यादा कठोर हो जाता है लोहा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। वही हम बात करते हैं इस्पात। इस्पात यहाँ पे दिया गया है कि लोहा प्लस निकेल। इस्पात जो होता है ना, इसमें क्या किसी का मिश्रण होता है? लोहा, निकेल और क्रोमियम का जो बाबू है ना, ये मिश्रण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस्पात जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम का ये मिश्रण होता है। ये सभी मिले होते हैं। तो आप कहेंगे सर ये इस्पात होता क्या है? स्टील जानते हैं प्यारे बच्चों? स्टेनलेस स्टील जो होता है, कांटी है ना, स्टील तो जानवे ही करते हैं। तो स्टील वही, इस्पात हमारे पास क्या? स्टील है। और स्टील में अगर आपसे पूछेगा कि स्टील किसका मिश्रण होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, तो आप कहेंगे लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन सभी का ये मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है बाबू? तो कॉपर और जिंक, जिंक जिसे हम जस्ता बोलते हैं, जिसका शुद्ध जेड एन आप कह सकते हो, कॉपर यानी Cu। ठीक है,
आपने समझ लिया। कांसा, कांसा किसका मिश्रण होता है प्यारे बच्चों? तो कॉपर और टीन का ये मिश्रण होता है, इस बात को ध्यान रखना। ओके, आपने इसको समझ लिया प्यारे बच्चों। आई होप कि ये सारे चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों हमारा नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये नंबर नोट कर लो, जैसे कि हमारा नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे आप जब मैसेज करेंगे तो कहेंगे कि सर मुझे कोर्स लेना है, तो जब आप कहेंगे प्यारे बच्चों कोर्स लेना है तो हमारी टीम आपसे बात करेगी और इसका जो चार्ज है प्यारे बच्चों 251 रुपया, कितना? 251 रुपया है। ठीक है, आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा, उस पर आपको पे कर देना है। फिर आपको हम क्या करेंगे, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे और जितने भी पढ़ाई हुई है उन सारा नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, और आगे जो भी पढ़ाई होगी आपको नोट्स मिलता रहेगा। ये पूरे 1 साल का कोर्स है प्यारे बच्चों, इसे जरूर ज्वाइन करें। कितने साल का प्यारे बच्चों? 1 साल का कोर्स है। ठीक है, साथ में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, प्राइवेट क्लास भी चलेगा, तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग ये सारी चीज आप समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया प्यारे बच्चों तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।